हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। सो आज हम यूनिट 2 का एक लास्ट टॉपिक है सारगेंट प्लान 1944, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ आज आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। कल से फिर हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सारगेंट प्लान के बारे में पढ़ते हैं। इससे कि सारगेंट प्लान क्या था। देखो, जब गांधी जी की बेसिक एजुकेशन आई थी, जिसको हम वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, नई तालीम भी बोलते हैं, बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं, तो जब वे आई थी तो उसमें भी कुछ वो इतनी प्रोग्रेसिव नहीं रह पाई थी। ठीक है ना। स्कूल के एक्सपेंडिचर अच्छे नहीं चल पा रहे थे क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल एज ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते थे वो स्किल एंड क्राफ्ट्स टेक्निक्स को, स्किल्स को ग्रैप नहीं कर पा रहे थे। रॉ मटेरियल्स का वेस्ट हो रहा था, टाइम एनर्जी भी बच्चों की वेस्ट हो रही थी। ठीक है ना। कोशिश उन्होंने बहुत करी थी कि वो जो है मेंटल फिजिकल लेवल में कोई डिफरेंशिएशन ना रखें, लेकिन वो भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जिस लेवल तक वो चाहते थे। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका हो गया है फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका एंड हुआ, या ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है आपका, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे चैलेंजेस कंट्री के सामने आ गए। बहुत सारे चैलेंजेस कंट्री को फेस करने पड़े। ठीक है ना। तो वॉर के टाइम पे एंटायर मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आपकी रुक गई थी। ठीक है ना। और पूरा का पूरा फोकस उसने जो है, जो वॉर के इफेक्ट्स थे उनको कम करने में लगाए। ठीक है ना। टू ऑगमेंट द वॉर एफर्ट, मतलब कम करना। जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है जिस चीज की वजह से, उसके इम्पैक्ट को कम करना। ठीक है ना। तो वॉर के जो एफर्ट्स थे उसको इन्होंने पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी, कम करने की कोशिश करी। तो एंटायर मशीनरी गवर्नमेंट की इस काम में लग गई। ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपेंशन एंड प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन जो है हैड कम टू ए ग्राइंडिंग होल्ड, उसमें रुकावट आ गई। उसकी प्रोग्रेस में, एजुकेशन की प्रोग्रेस में रुकावटें आनी स्टार्ट हो गई। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया एजुकेशन पे, क्योंकि उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता, भाई समझो एक बहुत बड़ा युद्ध था वो। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी थी। फूड हो गया, भाई रिसोर्सेज इस चीज में हमारी एक्सप्लॉइट हो जाती है बहुत ज्यादा वॉर के टाइम पे। तो गवर्नमेंट का ना पूरा ध्यान जो है उस टाइम पे वॉर के एफर्ट को मिनिमाइज करने में लग गया कि आप किस तरीके से हम वापस अपनी इंडिया की इकोनॉमी को रिस्टोर करें। ठीक है ना। तो एजुकेशन पे उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, प्रोग्रेस एजुकेशन की नहीं हो पाई। तो हुआ क्या, द रिकंस्ट्रक्शन कमिटी ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बोला कि आप एक एजुकेशन प्लान प्रिपेयर करें फॉर द पोस्ट वार इंडिया सच दैट अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाइक ब्रिटेन में आल्सो बी डेवलप्ड इन इंडिया एंड द इंडियंस में आल्सो बी मेड सिविलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव लाइक द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने, इस कमिटी ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बोला कि आप एक ऐसा एजुकेशन प्लान बनाए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आई थिंक उसके 3 to 4 years बाद, शायद, आई एम नॉट कंफर्म। ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद इस कमेटी ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बोला कि आप एक एजुकेशन प्लान तैयार करें फॉर द पोस्ट वार इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा उसके बाद ही ये अडॉप्ट होगी। ठीक है ना। क्योंकि 2-3 साल भी बाद में ही आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब आपका ये एंड हुआ था ना, तो काफी हद तक जो है ना चीजें इंप्रूव हो गई थी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों पर तो दबाव बना दिया था। तो उसके 2 या 3 साल में ही अंग्रेज आपके चले गए थे। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1939 से 1945 तक चला था, और 1947 में आपका देश आजाद हो गया था। मैं कही थी ना, उसके 2 साल बाद ही आपका जो इंडिया है वो आजाद हो गया था। तो 1944 में ही इन्होंने पोस्ट वार इंडिया के लिए एक एजुकेशन सिस्टम जो है उन्होंने बनाने की बात करी। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो डेवलप्ड हो हमारा, और इंडियंस जो है उसमें सिविलाइज्ड हो, और वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव हो, जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं। जैसे कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हैं वे डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव अपने आप में, इसी तरीके का एक एजुकेशन सिस्टम जो है ये भी चाहते थे, जिससे कि इंडियंस भी सिविलाइज्ड हो सके और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो सके। तो एक ऐसा एजुकेशन प्लान ये प्रिपेयर करना चाहते थे फॉर द पोस्ट वार इंडिया। ठीक है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो था आपका
ये आपका 1939 टू 45 तक चला था, ठीक है। 1947 में आपका देश आज़ाद हो गया, तो 1945 तक चला था ना, तो इसी से एक साल पहले इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया एजुकेशन पे। तो इस कमेटी ने एडवाइजरी बोर्ड को बोला कि आप एक एजुकेशन प्लान प्रिपेयर करें जो कि इंडिया में डेवलपमेंट ला सके, इंडियन सिविलाइज्ड हो सके, प्रोग्रेसिव हो सके, जिस तरीके से ब्रिटिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं कि जब तो हुआ क्या कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उसी के अकॉर्डिंगली एक एजुकेशन प्लान प्रिपेयर कर दिया, है ना। और उस रिपोर्ट का नाम रखा गया रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। सिंस क्योंकि ये प्लान आपका पोस्ट वार इंडिया के लिए प्रिपेयर करा गया था, मतलब इंडिया के आज़ाद होने के बाद ही तो अडॉप्ट होती हैं चीज़ें। तो जब प्लान करा गया तो इसको पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान भी बोलते हैं। सर जॉन सैरगेंट इसके प्रेसिडेंट थे, जो कि इस बोर्ड के उस टाइम पे, इसीलिए इसका नाम सैरगेंट प्लान भी रखा गया। इन्हीं की चेयरमैनशिप में इस रिपोर्ट को डेवलप करा गया था, ठीक है। अब जब ये रिपोर्ट को डेवलप करा गया तो बहुत सारी चीजें थी, क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस इन्होंने लेके चले थे। तो इन्होंने बोला, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन डेप्थ स्टडी करी, गहराइयों में जाके स्टडी करी, कंडीशन क्या है गवर्नमेंट की उसकी एंड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन की, राइट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन टू द हायर एजुकेशन ऑफ द होल कंट्री, पूरे कंट्री की प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन की क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन है, प्राइमरी और हायर एजुकेशन है, पूरे देश में उनकी कंडीशन क्या चल रही है, पहले तो उसके बारे में ही इन डेप्थ स्टडी करी, तभी उसके बाद में इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। तो इट शुड आल्सो स्टडी द कंडीशन ऑफ मास एजुकेशन, कैसी चल रही है उसकी कंडीशन को भी देखा, ठीक है ना। एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड, वुमेन एजुकेशन, इंडस्ट्रियल टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन कैसी चल रही है उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी करा। इट ऑल्सो फाइंड आउट दैट to what extent the suggestions and recommendations of various commissions and committees appointed so far were implemented by the government, के मतलब इससे पहले जितने भी आपके इतने सारे कमीशन आए थे, सारी कमिटी बैठी, तो उन्होंने जो सजेशंस दिए थे, जो रिकमेंडेशन दिए थे, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हुई उसके बारे में भी उन्होंने स्टडी करी, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्वालिटेटिव प्रोग्रेस कितनी हुई, उससे क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस कितनी हुई हमारी इंडियन एजुकेशन में, उसको भी इन्होंने स्टडी करा, ठीक है। इन्होंने ये भी डिसाइड करने की कोशिश करी कि क्या गवर्नमेंट का रोल होगा आने वाले फ्यूचर एजुकेशनल प्लान में, ठीक है। इट शुड आल्सो मेंशन द टाइम पीरियड इन विच द प्लान सजेस्टेड बाय इट एंड कैन कंप्लीटेड एंड आल्सो द एक्सपेक्टेड फॉर एक्सपेंडिचर टू इंक्योर। इन्होंने जो है मतलब कि हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए टाइम पीरियड भी इन्होंने मेंशन करा कि कितने टाइम तक वो एजुकेशन आपकी होगी और कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर उस पर लग सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने स्टडी करी और जो है अपनी रिपोर्ट में मेंशन करी, ठीक है। अब इनके सजेशंस क्या थे रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। तो इनका कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हायर एजुकेशन का और जो हायर इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन है उनका, इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, ठीक है ना। प्रोविजनल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी इसके लिए, बाकी अदर टाइप ऑफ एजुकेशन के लिए आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी जो हायर एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो आपकी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन होती है उनकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, इन्होंने ऐसा बोला। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है शुड बी प्रोवाइडेड, उनको सफिशिएंट इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जानी चाहिए फ्रॉम दिस सेंट्रल सोर्सेज, जिससे कि वो अपने एजुकेशनल गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन द एजुकेशन ऑफ द होल कंट्री, अ पावरफुल एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर। सेंट्रल लेवल पे एक पावरफुल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका बनना चाहिए जो पूरे देश में एजुकेशन दी जा रही है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ सके, ठीक है ना। तो ऐसा भी इन्होंने बोला। अब इन्होंने सजेशंस क्या दिए रिगार्डिंग द प्री प्राइमरी एजुकेशन को लेके। इन्होंने बोला कि नर्सरी स्कूल ओपन होने चाहिए फॉर द एज ऑफ द चिल्ड्रन, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए नर्सरी स्कूल्स ओपन होने चाहिए। इनिशियली दिस अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 लाख चिल्ड्रन। जब ये इनिशिएटिव लिया गया ना तो स्टार्टिंग में सिर्फ 10 लाख बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था, उसके बाद फिर ये इंक्रीज हो गया था और मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे इंक्रीज कर दिए गए थे, ठीक है ना। तो नर्सरी स्कूल ओपन होने चाहिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। सेपरेट नर्सरी स्कूल्स आपके ओपन होने चाहिए सिटीज में where the number of children are more, otherwise it should be attached to the private schools।
देखो इन्होंने बोला कि एक सेपरेट नर्सरी स्कूल्स आपके ओपन होने चाहिए हर सिटीज में, जहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ज्यादा हो उन सिटीज में, ठीक है। जहाँ कम है तो उन नर्सरी स्कूल्स को ही आप प्राइमरी स्कूल से अटैच कर दो, मतलब कि प्राइमरी स्कूल वही आप नर्सरी लेवल वाली एजुकेशन दे दो, ठीक है। जहाँ बच्चे ज्यादा हैं वहां तो सिटीज में आप नर्सरी स्कूल्स अलग से एस्टेब्लिश करवा दो, और जहाँ बच्चे लग रहा है कम है तो प्राइमरी स्कूल्स में ही आप नर्सरी वाली एजुकेशन दे दो या उन स्कूल्स को अटैच कर दो। नर्सरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए। जनरल नॉलेज जो है अलॉन्ग विद द गुड बिहेवियर एंड सोशल अवेयरनेस भी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, कि जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत बच्चों को होनी चाहिए, गुड बिहेवियर सोशल अवेयरनेस बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है ना। फीमेल टीचर्स ही अपॉइंट होनी चाहिए प्री प्राइमरी स्कूल्स में, और ये टीचर भी ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस फॉर द चिल्ड्रन इन नर्सरी स्कूल्स इतनी कंपलसरी नहीं होती, भाई छोटे बच्चे कभी आते कभी नहीं आते ऐसा ही रहता है, लेकिन पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि भैया आप बच्चों को रेगुलरली स्कूल्स भेजो। वो तो बच्चा छोटा है, वो तो छोटे बच्चे तो देखो आज के टाइम पे नर्सरी में एडमिशन करा दो, प्ले में एडमिशन करा दो, हर बच्चा रोता है स्कूल जाने से, क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग टाइम होता है, बिगिनिंग होती है उसके स्कूल जाने की, तो हर बच्चा रोता है, टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में, स्कूल जाने में, रेगुलर जाने में, लेकिन पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वे बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें, ठीक है। फिर उन्हें प्राइमरी एजुकेशन को लेके कुछ सजेशंस दिए। इन्होंने बोला कि फ्री, ये भी फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। 8 साल तक की प्राइमरी एजुकेशन होती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। 3 से 6 साल के बच्चे के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन हो, जिसमें आपकी नर्सरी आ जाती है, प्ले ग्रुप आ जाता है, ठीक है। बाकी प्राइमरी एजुकेशन होती है आपकी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 8 साल की प्राइमरी एजुकेशन ये आपकी होती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक। जूनियर बेसिक जो 6 से 11 साल के होंगे, और सीनियर बेसिक बच्चे वो हो जाएंगे जो 11 से 14 ईयर्स के होंगे, ठीक है। तो जूनियर बेसिक आपकी होती है 1st to 5th, सीनियर बेसिक होती है आपकी 6 to 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही से आइडिया लगा लो कि अगर यहाँ पे बच्चे 3 से 6 साल के आ रहे हैं तो इसका मतलब नर्सरी एलकेजी केजी है ना, नर्सरी एलकेजी केजी ये आपकी प्री प्राइमरी में आ जाती है, ठीक है ना। जूनियर बेसिक हो गया 1st to 5th, सीनियर बेसिक हो गया आपका 6 to 8th क्लास वाले बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसको 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। इंग्लिश कंपलसरी नहीं होती है अभी भी जूनियर बेसिक्स पे, ठीक है ना। जो टीचर टॉट रेशो है वो आपका 1:30 होना चाहिए, किसमें, जूनियर बेसिक स्कूल्स में। जूनियर बेसिक स्कूल्स कौन से, जो आपके 1st to 5th क्लास तक के होते हैं, जहाँ पे बच्चे 6 से 11 साल की एज के होते हैं। तो इसमें जो टीचर टॉट रेशो है, टीचर मतलब टीचर हो गया अध्यापक, टॉट मतलब बच्चे, टॉट मतलब जिसको टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे, तो टीचर और स्टूडेंट्स का जो रेशो है वो 1:30 होना चाहिए, मतलब कि हर 30 बच्चे में एक टीचर होना चाहिए। मतलब एक क्लास है 30 बच्चों की तो वहां एक टीचर ठीक है ना। लेकिन अगर 30 से ऊपर बच्चे हैं तो फिर उस हिसाब से आपके दो टीचर हो जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर सफिशिएंट है उसके लिए, अगर 60 बच्चे हैं तो वही 2 टीचर चाहिए, है ना। तो ये रेशो है टीचर और स्टूडेंट्स का, कि 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो टीचर टॉट रेशो जो है आपको 1:30 होना चाहिए जूनियर बेसिक प्राइमरी एजुकेशन में, जूनियर बेसिक स्कूल्स में, ठीक है। सीनियर बेसिक स्कूल्स जो होते हैं ये आपके सेपरेट होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। इनका जो टीचर टॉट रेशो है आपका सीनियर बेसिक स्कूल्स का वो 1:25 हो जाता है। फिर हर 25 बच्चे में एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। द नेचर ऑफ द जूनियर बेसिक एजुकेशन वो कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए। जो जूनियर बेसिक एजुकेशन बच्चों को दी जाती है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। भाई इसमें देखो 1st से 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू जो है चीजें सिखाई जानी चाहिए, वही लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। एक्टिविटीज करके दिखाओ जिससे कि बच्चा नॉलेज को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, उसको इजीली ग्रैब कर सके। कोई चीज देख के जल्दी सीखी जाती है नहीं। तो वही चीज है, जूनियर बेसिक स्कूल्स आपके कोएड हो सकते हैं लेकिन सीनियर बेसिक स्कूल्स आपके बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट होंगे, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल ओनली, जो अगर पूरी कोशिश करो कि फीमेल टीचर्स ही आप अपॉइंट करो प्राइमरी एजुकेशन में, जितनी कोशिश आप कर सको, ठीक है। ओनली दोज स्टूडेंट्स, उन बच्चों को हम सीनियर बेसिक स्कूल्स में एडमिट करेंगे आगे
who are not in a position to pursue higher education। देखो सीनियर बेसिक, देखो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपके सीनियर बेसिक स्कूल्स आ गए, जूनियर बेसिक स्कूल्स आ गए। तो सीनियर बेसिक स्कूल्स में सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जो बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, ठीक है ना। स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनकी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो थोड़े इंटेलिजेंट होता है, आईक्यू लेवल अच्छा होता है ना, तो उनको तो हम फिर सेकेंडरी स्कूल्स में ही एडमिशन देते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स की ही क्लास 6 में एडमिशन हम लोग देते हैं, ठीक है ना। देखो जो ये सीनियर बेसिक स्कूल्स होते हैं ये भी तो आपके 6 to 8 होते हैं, लेकिन इन स्कूल्स में सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते। जो बच्चे हायर एजुकेशन ले सकते हैं फिर उनको सीनियर बेसिक स्कूल्स में नहीं जाना होता, ठीक है ना। वो तो जूनियर बेसिक स्कूल के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी स्कूल्स की क्लास 6 में एडमिशन लेंगे, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए सीनियर बेसिक स्कूल्स में, कि बच्चे एक ग्रुप में रह के काम सीखे, उससे वो लीडरशिप वो सीख पाते हैं, टीम वर्क करना सीख पाते हैं, डिसीजन मेकिंग सीख पाते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, ठीक है ना। जो करिकुलम है आपका सीनियर बेसिक लेवल का, वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो एक जनरल लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके। दे शुड बी ट्रेंड इन सम लोकल क्राफ्ट्स और स्किल्स, ठीक है ना। तो उनको जो है कुछ लोकल क्राफ्ट्स एंड स्किल्स बच्चों को उसमें सिखाई जानी चाहिए सीनियर बेसिक स्कूल में, क्योंकि बच्चे हायर एजुकेशन तो ले नहीं सकते, वे बच्चे तो सीनियर बेसिक स्कूल करके मेरे हिसाब से तो फिर वो अपनी बेसिक लाइफ को ही इंजॉय करेंगे। तो उसमें ही इन्होंने बोला कि उसका करिकुलम इस तरीके का हो कि बच्चे थोड़ा बहुत लोकल क्राफ्ट्स और स्किल्स में ट्रेंड हो जाए, ठीक है, जिससे कि उनको आगे चल के दिक्कत ना आए, ठीक है। स्कूल्स जो है वो अपने एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवाएं, कोई एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका प्राइमरी लेवल पे वहां नहीं होगा, ठीक है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनको एनकरेजमेंट मिले, प्रोत्साहन मिले कि आगे चल के वो और अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो ये इन्होंने सजेशंस दिए थे प्राइमरी एजुकेशन को लेके। इनके क्या सजेशंस थे रिगार्डिंग द सेकेंडरी एजुकेशन, तो देखो कि इन्होंने बोला था कि इट शुड बी, देखो जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है ये आपकी 8 ईयर्स की होती है, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन होती है ये आपकी 6 साल की होती है, ये होती है 6 to 9th क्लास तक की, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन वही 6 to 9th। वो जो सीनियर बेसिक स्कूल थे वो आपके 6 to 8 थे, है ना, वो 6 to 8 थे, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन जो होते हैं ये 6 to 9th है। इसमें कौन एडमिशन लेते हैं बच्चे जो हायर एजुकेशन कर सकते हैं, वो डायरेक्ट जूनियर बेसिक स्कूल से डायरेक्ट सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं फिर, ठीक है। 6 साल की होती है ये, इसमें 11 से 17 साल के बच्चे आपके होते हैं, ठीक है ना। अमंग द जूनियर बेसिक एजुकेशन पास्ड चिल्ड्रन, सीधी सी बात है ना, जो जूनियर बेसिक एजुकेशन पास किए हुए होते हैं वे बच्चे, तो उसमें भी जो होशियार बच्चे होते हैं जो एवरेज से अबव स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिट किया जाता है क्लास 6 में, ठीक है ना। हाँ, लगभग मानो 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ज्यादातर इतने ही बच्चे होते हैं जो एवरेज से ऊपर होते हैं और वे पास कर जाते हैं जूनियर बेसिक एजुकेशन को, उसके बाद उनको सेकेंडरी एजुकेशन में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी के जो 80% बच्चे होते हैं ना फिर उनको सीनियर बेसिक स्कूल्स में ही एडमिशन मिलता है, ठीक है ना। एबिलिटी नहीं होती एक तो उन बच्चों की, क्योंकि वो बिलो एवरेज होते हैं, पहली बात तो बिलो एवरेज होते हैं, तो इसी वजह से भी उनको सीनियर बेसिक स्कूल्स में डाल दिया जाता है। और जो बच्चे ले ही नहीं सकते तो वे भी इसे कर सकते हैं, ये बात है, ठीक है ना। दो टाइप्स होते हैं हाई स्कूल्स के भी, अकेडमिक एंड टेक्निकल। अकेडमिक स्कूल्स में क्या होता है, आपको आर्ट्स की एजुकेशन दी जाती है, साइंस सब्जेक्ट्स की एजुकेशन दी जाती है, ठीक है ना। और टेक्निकल स्कूल्स में आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपको उसकी नॉलेज दी जाती है। टेक्निकल से मतलब हो गया ना कुछ टेक्निकल स्किल्स बेस्ड, वोकेशनल स्किल्स इसमें आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपके, जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटरियरिंग, वीविंग, निटिंग, कारपेंटरी, पोचरी, ये सब आपके इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अकेडमिक में आपको अकेडमिक नॉलेज दी जाती है, जैसे कि एजुकेशन ऑफ आर्ट्स हो गया, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, तो इस तरीके में अकेडमिक नॉलेज बच्चों को दी जाती है। तो दो टाइप के स्कूल्स होते हैं आपके सेकेंडरी एजुकेशन में। करिकुलम जो होता है आपका फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, मतलब 6 to 8 क्लास तक का जो करिकुलम होता है विल बी द सेम इन बोथ द टाइप ऑफ द स्कूल्स। मतलब कौन कौन जो सबके सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं या फिर जो आपके सीनियर बेसिक स्कूल्स होते हैं, तो इन दोनों ही स्कूल में जो करिकुलम होता है 6 to 8 एकदम सेम होता है, कोई बदलाव नहीं होता इन दोनों में, ठीक है। जो करिकुलम होता है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए, 9th to 11th क्लास के लिए, कुछ सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं, जैसे कि आपकी मदर टंग हो गई, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, कुछ सब्जेक्ट सेम्स होते हैं,
कुछ सब्जेक्ट डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि आपका एकेडमिक स्कूल्स में आपके सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इंडियन हिस्ट्री आ जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, म्यूजिक, फाइन आर्ट, सिविक्स, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं एकेडमिक स्कूल्स में। टेक्निकल में उसमें आपके और टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि आपका वुड वर्क, मेटल वर्क, ड्राफ्टमैनशिप, सिंपल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कॉमर्स, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ट्रेडिंग मेथड, ये सब इसमें कुछ नए इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो करिकुलम होता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन का, वो डेवलप्ड होता है नॉट ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द हायर एजुकेशन बट इट शुड बी अ कंप्लीट यूनिट इन इटसेल्फ। मतलब कि जो सेकेंडरी एजुकेशन का करिकुलम होता है वो इतना डेवलप्ड होना चाहिए कि हम बच्चों को सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए ना पढ़ाएं कि वो हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर हो सके, बल्कि इसलिए पढ़ाएं कि उनकी खुद की सेल्फ प्रोग्रेस हो सके। ठीक है ना, वे बच्चे प्रोग्रेसिव बन सके। ठीक है, जो एबल और पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ 50% बच्चों को ही ये दी जाती थी। ठीक है, स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू द वेरी पुअर स्टूडेंट्स। फ्री शिप भी दी जाती थी, जो एबल और पुअर स्टूडेंट्स होते थे, मतलब कि उनको फ्री में पढ़ा दिया। ठीक है ना, पैसे ना लिए उनसे, लेकिन सिर्फ 50% बच्चे ही ऐसे होते थे टोटल स्टूडेंट में से जिनको ये लोग फ्री शिप प्रोवाइड करते थे। ठीक है, स्कॉलरशिप भी देते थे उन ये ऐसे बच्चों को। सेपरेट स्कूल्स होते थे फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंडरी एजुकेशन में जो टीचर टोट रेशो होता है वो आपका 1:20 हो जाता है, हर 20 बच्चे में एक टीचर। ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी थी। मीडियम ऑफ एजुकेशन आपका मदर टंग था, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी थी। ठीक है ना, जो होम साइंस की फैसिलिटीज होती है वो भी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, दोनों टाइप के स्कूल में, सीनियर बेसिक स्कूल्स में भी और सेकेंडरी स्कूल्स में भी। ठीक है, फिर इनके क्या सजेशंस थे रिगार्डिंग दी हायर एजुकेशन, तो देखो इंटरमीडिएट क्लासेस मतलब 12th। ठीक है ना, इंटरमीडिएट कौन थे, 11th 12th। तो इंटरमीडिएट क्लासेस जो होती हैं ये सेपरेट हो जानी चाहिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज से। पहले टाइम पे क्या होता था कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस होती थी उनको यूनिवर्सिटीज के साथ ही करा दिया जाता था। तो इन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट क्लासेस आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से सेपरेट हो जानी चाहिए। क्लास 11th को आप सेकेंडरी एजुकेशन के साथ अटैच कर दो और क्लास 12th को ग्रेजुएशन के साथ अटैच कर दो। तो इससे क्या होगा ना, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का कोर्स बन जाएगा। इन्होंने बोला सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ तक होती है आपकी, 9th तक होती है, सॉरी 10th तक होती है ना। तो इन्होंने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसी में ही आप 11th को अटैच कर दो और ग्रेजुएशन में 12th को अटैच कर दो। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन 2 साल की होती थी, उसमें 12th अटैच कर देंगे तो ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स बन जाएगा और सेकेंडरी एजुकेशन में इन्होंने 11th अटैच कर दी, ऐसा इन्होंने बोला। देखो जो इससे पहले कैलिकट यूनिवर्सिटी कमीशन आया था तो उसमें इन्होंने बोला था कि इंटरमीडिएट स्कूल से अलग से बना दो, उसमें इन्होंने ये बोला था, है ना, इंटरमीडिएट स्कूल्स ही इंटरमीडिएट क्लासेस देने के लिए स्कूल्स अलग से बना दो, या हाँ यूनिवर्सिटीज पे बर्डन मत रखो इस चीज का। ठीक है ना, या फिर उनको जो है आप सेकेंडरी स्कूल से अटैच करो। उन्होंने ये चीज बोली थी, ये बोल रहे हैं 11th को तो सेकेंडरी स्कूल से अटैच कर दो, 12th को आप यूनिवर्सिटी से अटैच कर दो, जिससे ग्रेजुएशन आपका 3 साल का हो जाएगा। लेकिन इनको जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिस्कनेक्ट कर दो, सेपरेट कर दो इन्हें। ठीक है, जो रूल्स होते थे फॉर द एंट्रेंस इन हायर एजुकेशन शुड बी मेड वेरी स्ट्रिक्ट बनाए जाने चाहिए। हायर एजुकेशन में एंट्री लेने के लिए भाई रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए। ठीक है ना, तो इट शुड बी सच दैट ओनली 1 आउट ऑफ एवरी 15 स्टूडेंट में क्वालिफाई फॉर द हायर एजुकेशन। ठीक है ना, कि हर 15 में से सिर्फ एक ही बच्चा आपका हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफाई हो सकता है, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम टिपिकल था इसका। ठीक है, जो करिकुलम होता है हायर एजुकेशन का वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूजफुल एंड रिसर्च वर्क शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड इन यूनिवर्सिटीज में। रिसर्च वर्क के ऊपर जो आपके अरेंजमेंट्स हैं एकदम प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है ना, उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपका ये वर्क होना चाहिए। ठीक है, कैपेबल टीचर्स को ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। पे स्केल्स एंड सर्विस कंडीशंस जो है आपकी कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स की, उसमें भी बदलाव लाए जाना चाहिए कि भाई टीचर को जितनी अच्छी सैलरी मिलेगी टीचर उतने ही मन से पढ़ाएगा। ठीक है ना, जब टीचर को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर वो उसका मन नहीं लगने का पढ़ाने में बिल्कुल भी, फिर कमी टीचर में निकल जाएगी कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता।
पुअर स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करा जानी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 1/3 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए, है ना। एक कॉर्डियल रिलेशन, एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए बिटवीन द टीचर एंड द टॉट मतलब स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी भी आपकी बनाई जानी चाहिए सेंट्रल लेवल पे, ठीक है ना। एक कमिटी बनाई जानी चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी, जो यूनिफॉर्मिटी लाने का काम करेगी इन दी वर्क्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट भी प्रोवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ग्रांट मतलब फाइनेंशियल हेल्प। फिर इनके क्या सजेशंस थे रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल एंड द टेक्निकल एजुकेशन। देखो, नेशनल काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, ये हमारा एक इस्टेब्लिश होना चाहिए कंट्री में। ये काउंसिल क्या करेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करेगा फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड विल वर्क टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस टाइप ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। तो एक नेशनल काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन आपका इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ये काउंसिल आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उनको डिसाइड करेगा टेक्निकल एजुकेशन के लिए। और इसका क्या काम होगा, जो भी आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड वोकेशंस 4 कैटेगरी होती है अगर बेसिकली हम देखें, जिसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, स्किल्ड क्राफ्टमैन, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। ये 4 कैटेगरीज होती हैं लोगों की जो हमारे देश को जरूरत है, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज एंड वोकेशंस की फील्ड में कौन से, सेमी स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। तो सेमी स्किल्ड लेबर की अगर बात करें तो इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग उनको सीनियर बेसिक स्कूल्स में ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए, ठीक है ना। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए इंडस्ट्रियल स्कूल्स में। एडमिशन के लिए, फॉर द एडमिशन के लिए द एप्लीकेंट शुड बी एटलीस्ट मिडिल पास, ठीक है ना। मिडिल पास मतलब एटलीस्ट बच्चा 8th तक तो पास हो, ठीक है ना। तो स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप के लिए एटलीस्ट बच्चा मिडिल पास होना चाहिए, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड फोरमैन, इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग उसको टेक्निकल हाई स्कूल्स में ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव्स और जो जितने भी रिसर्च वर्कर्स होते हैं उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए टेक्निकल कॉलेजेस में एंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी एजुकेशन पास कर लेते हैं अच्छे ग्रेड से उनको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है ना, इनमें चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड रिसर्च वर्क्स में, ठीक है। कॉमर्स एजुकेशन को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड सेकेंड ऑडिटिंग। आजकल तो देखो बैंकिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग इतना कॉमन हो गया है, ये तो आज के टाइम की नीड बन चुकी है। तो इन्होंने कॉमर्स एजुकेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंक्लूड होना चाहिए इसमें इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन में, ठीक है। बस यही था आपका सरगेंट प्लान। यहाँ आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस डाउट को क्लियर करने की। कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में भी आई थिंक हम सबसे पहला टॉपिक राधा कृष्ण कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।